नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथाएं और कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी कहानी है अपशकुनी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे वरुण की बारात लौटकर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कच्चे पक्के रास्तों को पार करते हुए कार निरंतर कुल देवी के मंदिर की तरफ बढ़ रही है। कार के पीछे पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की दूसरी महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और आपस में हंसी ठिठोली भी कर रही थीं। सभी के चेहरे खुशी से प्रफुल्लित थे। कार में वृंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनुजा और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बातें भी किए जा रही थीं और साथ साथ कार के ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही थीं कि थोड़ा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकल जाए। अगर मंदिर के कपाट बंद हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच गज भर का घूंघट निकालकर बैठी हुई नई नवेली बहू तनुजा चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून के महीने की जलती हुई भीषण गर्मी और ऊपर से शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी और ढेर सारे गहने भी पहने हुए थे। छोटी सी कार में पति और सास के बीच लंबा सा घूंघट निकाले फंसी हुई बैठी तनुजा ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रही थी। परंतु इन सब से भी ज़्यादा तनुजा की परेशानी कुछ और थी, जिस कारण उसकी आंखों से आंसू निरंतर गिर रहे थे, जिन्हें वह बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रहकर उसके दिमाग में कल शाम की बातें घूम रही थीं। यह बात उस समय की है जब कल सुबह बारात रवाना होकर घर आई थी और शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। जब दिन के समय दूसरी रस्में हो रही थीं, तब तक तो सब कुछ ठीक था। थोड़ी बहुत रस्में होने के बाद सभी ने थोड़ा बहुत आराम भी किया। थोड़ा आराम करने के बाद शाम को मुंह दिखाई की रस्म के लिए तनुजा बहुत अच्छे से तैयार हुई, क्योंकि वह तो नई नवेली दुल्हन थी, तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही था। कुछ देर बाद उसकी शादीशुदा ननद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। तनुजा ने कहा कि हाँ दीदी, बस मैं तैयार हो गई हूँ। तभी मीनू जब तनुजा को लेकर निकलने ही वाली थी कि अचानक ही वृंदा जी दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ आईं और तनुजा को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे यह क्या बहू, घूंघट तो करो। फिर वृंदा जी ने कहा कि बहू, अभी तुम्हें नीचे आने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम अपने कमरे में ही रहो। अपनी माँ की बात सुनकर मीनू हैरान होकर बोली कि मम्मी, हमारे घर में तो घूंघट करने का रिवाज ही नहीं है, तो तुम भाभी को घूंघट करने के लिए क्यों बोल रही हो? और क्या मुंह दिखाई की रस्म इसी कमरे में होगी? मीनू की बात सुनकर वृंदा जी तुनक कर बोली कि हाँ, नहीं होता, लेकिन तनुजा घूंघट करेगी और जब तक हम अपनी कुल देवी के दर्शन ना कराएं, तब तक के लिए यह इसी कमरे में रहेगी और वरुण से कोई बात भी नहीं करेगी। वृंदा जी ने सख्ती से लगभग अपना फैसला सुनाते हुए बोला। मीनू अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई और उसने पूछना चाहा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अपनी माँ के ऐसे तेवर देखकर चुप रह गई और तनुजा को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। कुछ ही देर बाद वृंदा जी अपनी ननद सुमति जी के साथ कमरे में आईं और आते ही तनुजा से बोली, अरे बहू, जरा अपने पैर तो दिखाना। अपनी सास की यह बात सुनकर तनुजा को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी को मेरे पैर क्यों देखने हैं। बहू को चुप देखकर बुआ जी कड़ी आवाज़ में बोली, अरे बहू, क्या बहरी हो गई है? तुझे जो कहा है ना वह कर और जल्दी से लहंगा ऊपर उठाकर अपने पैर दिखा। तब तनुजा ने अपना लहंगा थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने पैर दिखा दिए। पैर देखते ही बुआ जी ऐसे उछल गईं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और बोली कि भाभी, यह तो अनर्थ हो गया।
मैंने कहा था ना तुमसे कि क्या देखकर इस लड़की को तुम अपने घर की बहू बनाकर ले आई हो। इसके पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। अपनी ननद की बात सुनकर और बहू की उंगलियों की तरफ देखकर वृंदा जी बोली, हे राम जी, मैंने तो इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं पहले ही इसकी उंगलियां देख लेती तो क्या मैं इसे अपने घर लेकर आती। सचमुच जीजी, यह तो अनर्थ हो गया। तब बुआ जी ने बताया कि जब यह कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी मैंने तभी देख लिया था, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। भाभी, तुम भी बहू लाने के चक्कर में ऐसे बावरी हुई कि बस अपना घर ही बर्बाद करने पे तुली हुई हो। वृंदा जी दुखी होते हुए बोली, अब क्या कर सकती हूँ जीजी। जब हम लोग इसे देखने के लिए गए थे तब ठंड का मौसम था और इसने अपने पैरों में जुराबें पहन रखी थीं, इसलिए मुझे इसके पैर दिखे ही नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि कम से कम लड़की की जुराबें उतरवाकर पैर देख लेती। तब बुआ बोली कि अरे, घर में कुत्ता भी लाते हैं तो उसके भी पैरों की उंगलियों को देखा जाता है, और तुम तो बहू लेने गई थी, फिर तुमने ऐसी लापरवाही कैसे कर दी। वृंदा जी घबरा कर बोली कि जीजी अब क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब बुआ जी बोली कि भाभी तुम मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसा करो, जब तक कुल देवी के मंदिर में दर्शन ना कर लें तब तक इसका चेहरा किसी को भी देखने मत देना, खासकर अपने बेटे वरुण को। और अब सारे रस्मों रिवाज छोड़कर पहले कल ही कुल देवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। वृंदा जी बोली, ठीक है जीजी, हम कल ही कुल देवी के मंदिर जाएंगे। वह दोनों ननद और भाभी यह सारी बातें अपनी नई नवेली बहू तनुजा की ओर तीखी दृष्टि से देखते हुए ही कर रही थीं। उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस बेचारी नई बहू पर उनकी इन बातों का क्या असर पड़ेगा। यह सारी बातें बोलकर वह दोनों तनुजा के कमरे से निकल गईं। तनुजा यह सब सुनकर अपने आप को बहुत ही अपमानित भी महसूस कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने उसके पैरों में ऐसा क्या देख लिया है कि यह दोनों इतना बवंडर मचा रही हैं। और क्या अपने घर की बहू की तुलना इस प्रकार किसी कुत्ते से की जाती है। बस यही सब बातें सोच सोच कर तनुजा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रात का खाना भी मीनू उसके कमरे में ही आकर दे गई थी। उसके बाद ना उस कमरे में कोई आया और ना ही कोई गया। तनुजा अकेली ही उस कमरे में रही। सुबह भी जब कुल देवी के मंदिर के लिए निकलना था तब भी तनुजा अपने कमरे से लंबा सा घूंघट निकाल कर ही निकली थी। कल रात की बातें याद करके ही उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन इन अंधविश्वासी लोगों पर उसके इन आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। और तनुजा बार बार यही सोच रही थी कि मेरे पैरों में भला इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया है जो यह लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। यही सोचकर वह बार बार घूंघट में से अपने पैरों की ओर देख रही थी। वह बेचारी कभी अपने पैर देखती और कभी अपनी सास वृंदा के पैरों की ओर देखती। क्या फ़र्क है सासू माँ के पैरों में और मेरे पैरों में, दोनों के पैर एक जैसे ही तो हैं। फिर मैं भला अब शकुनी कैसे हो गई, और शादी से पहले भी तो वरुण से 3-4 बार मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरे पैर देखते ही अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुझे वरुण से बात भी नहीं करने दे रहे। 1-2 बार तो सासू माँ भी उन्हीं के साथ में थी, पर अब ऐसा क्या हो गया। और अब भी इस छोटी सी कार में मेरे साथ चिपक कर बैठने से कोई अपशकुन नहीं लग रहा। उसने अपना दिमाग लगाकर देख लिया, पर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। एक तो जून की सड़ी हुई गर्मी और ऊपर से इस तरह की बातें सोच सोच कर ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। खैर, थोड़ी देर में ही कुल देवी के मंदिर पहुंच गए, जिसे देखकर वृंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला कि भगवान का शुक्र है कि मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए। तब वृंदा जी अपने पति से बोली कि जल्दी से जाकर अपनी जीजी को बस में से उतारकर यहाँ ले आओ, क्योंकि अब वही बताएंगी कि आगे क्या करना है। वृंदा जी की बात सुनते ही उनके पति रामेश्वर जी फटाफट दौड़ते हुए बस की ओर अपनी बहन को लेने चले गए।
कुछ देर बाद बुआ जी ने आकर कहा कि फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार से निकालो और दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चलो। याद रखना, तुम्हारा बेटा आगे आगे चले और बहू ठीक उसके पीछे पीछे ही चले। वृंदा जी ने कहा, ठीक है जीजी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। तब आगे आगे वरुण और पीछे पीछे तनुजा घूंघट में कुल देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए चलने लगे। बाकी के रिश्तेदार और महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए चल रहे थे। मंदिर में प्रवेश करते ही सभी औरतें वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर मंगल गीत गाने लगीं और वरुण तथा तनुजा वृंदा जी और बुआ जी के साथ मंदिर में कुल देवी के दर्शनों के लिए अंदर चले गए। कुल देवी के दर्शन के बाद उन्होंने वरुण को मंदिर से बाहर आंगन में बिठा दिया और वे दोनों औरतें तनुजा को साथ लेकर पंडित जी के पास ही रुक गईं। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद वृंदा जी सीधा मुद्दे पर आ गईं और पंडित जी से बोलीं कि पंडित जी, माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। तब पंडित जी के पूछने पर वृंदा जी ने तनुजा से कहा कि अरे बहू, जरा अपने पैर पंडित जी को दिखाओ। तनुजा ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखा दिए। तनुजा के पैर देखते ही वृंदा जी ने बोलना शुरू कर दिया कि यह देखो पंडित जी, क्या अनर्थ हो गया है। बहू के पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से भी बड़ी हैं, और आप तो जानते ही हैं कि ऐसी लड़कियां अपने ससुराल में भला कहाँ निभा पाती हैं। अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं और ससुराल में भी अपनी ही चलाती हैं। वृंदा जी अपनी ही रौ में बोले जा रही थीं। तनुजा अपनी सास की बात सुनकर हैरान ही रह गई। भला यह क्या बात हुई? मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी हैं, इसका मतलब मैं उनके बेटे को वश में कर लूँगी और घर में अपनी चलाऊँगी। हे भगवान, इन लोगों की सोच कितनी छोटी है। अभी तो घर में घुसी भी नहीं और बेटा हाथ से निकलने का डर भी सताने लगा। अब शरीर की बनावट तो भगवान ने बनाई है, इसमें भला क्या हो सकता है। दरवाजे पर खड़े हुए रामेश्वर जी भी उनकी यह सारी बातें सुनकर बोले, अरे तुम लोग यह कैसी बातें कर रही हो, भला ऐसा भी कभी होता है। अपने पति की बात सुनकर वृंदा जी गुस्से से बोली कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें हमारी बातों में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। वृंदा जी की बात सुनकर रामेश्वर जी चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से चले गए और बाहर जाकर बैठ गए। यह नज़ारा देखकर तनुजा फिर से कभी अपनी सास के पैरों को देखती तो कभी अपने पैरों की तरफ देखती। तनुजा यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किसने अपने पति को वश में कर रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। आजकल भला यह बातें कौन मानता है। वैसे भी अब किसी के शरीर की बनावट ही ऐसी हो, वह भला क्या कर सकता है। फिर भी आप एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वह करवा लीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा पर छोड़ दीजिए। यह बोलकर पंडित जी ने उन लोगों को पूजा के कुछ खास उपाय बता दिए। पंडित जी की बातें सुनकर वे दोनों ननद भाभी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने तनुजा को बाहर घूंघट में ही बिठा दिया और खुद मंदिर के एक कोने में जाकर बातें करने लगी। वृंदा जी अपनी ननद से बोली कि जीजी, पंडित जी ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि शरीर की बनावट ही ऐसी है तो क्या करें। ननद बोली, भाभी, मुझे तो पहले से ही पता था, इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है। यह तो तुम्हें पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन अब भला क्या हो सकता है। शादी तो हो गई, अब तो हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करें जीजी, मेरा इकलौता बेटा कहीं बहू के चक्कर में पड़कर हमें ही छोड़कर ना चला जाए। तब ननद बोली, भाभी, अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम वैसा वैसा ही करना। सबसे पहले तो जहाँ तक हो सके पहले दिन से ही बहू को दबा कर रखना और बहू बेटे के बीच प्यार को पनपने ही मत देना। लेकिन यह ध्यान रखना कि यह सब तुम्हें अपने बेटे के सामने नहीं करना। अपने बेटे के सामने तुम अच्छी बनी रहना, बाकी सब मैं देख लूँगी। बस तुम अपनी बहू पर नज़र रखना, अब आ गई है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। कुछ देर बाद वे सभी परिवारजन
कुल देवी की पूजा करने के बाद अपने घर वापस लौट आए और घर आते ही वृंदा जी ने भी कमर कस ली और अपने सास वाले स्वरूप में आ गई तथा मन ही मन अपने बेटे और बहू को एक दूसरे से दूर रखने के उपाय सोचने लगी। वृंदा जी ने पूरी तरह से अपनी ननद की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। अब वृंदा जी के दिमाग में निरंतर कोई ना कोई खिचड़ी पकने लगी कि वह ऐसा क्या करें कि उनके बेटे और बहू के बीच प्यार ना पनपने पाए। अगले दिन सभी मेहमान विदा हो गए, लेकिन वृंदा जी ने अपनी ननद को वहीं रोक लिया। तब ननद ने अपनी भाभी को कुछ समझाया और दोनों ही अपनी योजना पर अमल भी करने लगी। आज वरुण और तनुजा की सुहागरात थी। वरुण के कमरे को फूलों से सजाया गया था। वृंदा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तनुजा को तैयार करवाया था। रात के समय तनुजा अपने कमरे में ही थी और मीनू और वरुण के बीच कुछ हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक वृंदा जी के कमरे से उनके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, हे राम, मैं तो मर गई। वृंदा जी की आवाज़ सुनकर सभी उनके कमरे की तरफ दौड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वृंदा जी ज़मीन पर गिरी पड़ी हैं। उन्हें देखते ही वरुण और मीनू बोले, मम्मी आपको क्या हुआ? इससे पहले कि वृंदा जी कुछ बोलें, वरुण की बुआ ने कहा कि अरे भाभी का पैर फिसल गया और वह गिर गईं, शायद पैर में मोच आ गई है। वृंदा जी बोली, नहीं नहीं जीजी, पैर में मोच नहीं आई है, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वरुण ने जल्दी से सहारा देकर अपनी माँ को उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया और वृंदा जी हाय हाय करती हुई दर्द से छटपटाते हुए बोली कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मालिश कर दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। तभी मीनू बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। मीनू की बात सुनकर वृंदा जी बोली, अरे नहीं नहीं, हमारे में बेटियों से यह सब काम नहीं करवाया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। तभी बुआ जी भी तपाक से बोली कि हाँ भाभी, आज बहू तुम्हारी मालिश भी कर देगी और तुम्हारे पास ही सो भी जाएगी। बुआ की बात सुनकर मीनू और वरुण एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर क्या कर सकते थे। आखिर मीनू तनुजा को अपनी मम्मी के कमरे में बुला लाई। तनुजा ने बड़े प्यार से अपनी सास की कमर पर तेल लगाकर उनकी मालिश की और फिर उनके पैर दबाने लगी। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो गए और तनुजा वहीं वृंदा जी के साथ उनके कमरे में ही रुक गई। तनुजा ने रात के समय जब वृंदा जी को चैन से खर्राटे भरते हुए और आराम से सोते हुए देखा, तब उसके मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ कोई नाटक तो नहीं कर रही। अगले दिन सुबह वृंदा जी हाय हाय करते हुए ही जैसे तैसे उठीं और बाहर आकर हॉल में पड़े हुए सोफे पर बैठ गईं। अब पहली रसोई की रस्म के नाम पर बुआ जी ने तनुजा को रसोई में लगा दिया। बुआ जी तनुजा को एक भी मौका नहीं दे रही थी कि वह वरुण से बात भी कर ले। खाना खाते समय भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि सासू माँ को कहीं ज़रा सा भी दर्द है, बल्कि वह तो बैठी बैठी तनुजा के काम में मीन मेख ही निकाल रही थी। अपनी माँ की बातें सुनकर मीनू ने भी अपनी माँ को छेड़ते हुए बोला कि क्या मम्मी, आपकी बातें सुनकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कहीं दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सासों की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। और मीनू ऐसा बोलकर ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीनू की बात सुनकर सभी लोग वृंदा जी की तरफ देखने लगे। तब वृंदा जी थोड़ा झेपते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है ना उसे ही पता चलता है, अब तू भी मेरा मजाक बना ले। तब मीनू ने बड़े प्यार से अपनी मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा, अरे मम्मी बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रही थी। अब जैसे ही तनुजा रसोई के काम से फ्री हुई, तभी वृंदा जी ने वरुण को कहा कि बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तू जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चल। वृंदा जी की बात सुनकर रामेश्वर जी कहने लगे कि अरे वरुण को क्यों परेशान कर रही हो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ डॉक्टर के पास।
इतना सुनते ही वृंदा जी ने अपने पति को झिड़क कर कहा, आप तो रहने ही दो, दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे बड़ी सेवा करते हैं मेरी। मेरा बेटा वरुण ही मुझे लेकर जाएगा। फिर वरुण की तरफ देखते हुए बोली, क्यों वरुण, क्या तुझे कोई परेशानी है? लेकिन वरुण के जवाब देने से पहले ही रामेश्वर जी दोबारा बोले कि अरे भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय लेनी है, क्योंकि तुम्हारे साथ कमरे में तो मैं ही रहता हूँ। वृंदा जी फिर से अपने पति को आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले। आप आराम से घर बैठो और वरुण मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा, तब वरुण ही बता देगा कि कौन सी दवाई कब लेनी है। इतना बोलकर वृंदा जी डॉक्टर के पास जाने के लिए उठ खड़ी हुईं। जब वृंदा जी अपने स्लीपर्स पहन रही थीं, तब भी तनुजा बहुत गौर से कभी अपनी सास के पैरों की उंगलियों की तरफ देखती और कभी अपने बेचारे ससुर जी की तरफ देखती और सोच रही थी कि मेरे पैर की उंगलियां बड़ी हैं, इसलिए इन्हें डर है कि मैं इनके बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी और अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। लेकिन यहाँ तो सासू माँ के पैरों की उंगलियों की बनावट तो उनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी पूरी तरह से इनकी मुट्ठी में हैं। हे भगवान, यह लोग कैसे हैं? इन्हें पति भी अपनी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी। आखिरकार वरुण अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चला गया। उन दोनों के साथ बुआ जी भी हॉस्पिटल आ गईं। उन दोनों को बाहर बिठाकर वरुण डॉक्टर के केबिन में चला गया। वरुण के जाते ही वृंदा जी अपनी ननद से बोली कि जीजी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आखिर कब तक मैं बहू को अपने बेटे से दूर रख पाऊंगी? मीनू की बात सुनकर एक बार तो मैं घबरा ही गई थी। कैसे मीनू ने मेरी बात पकड़ ली। तब ननद बोली, हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर यह नाटक हम कब तक कर पाएंगे। अब तो उस अपशकुनी तनुजा के लिए मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। जब तक मैं इसका कोई ठोस उपाय ना सोच लूँ, तब तक तुम अपने बेटे के मन में अपनी उस मनहूस बहू के लिए कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करती रहना। और ध्यान रखना, उन दोनों के बीच बिल्कुल भी प्यार नहीं पनपना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ऐसी बहू से हमारा पिंड छूटे। वे दोनों अपनी बेचारी नई नवेली बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचने में इतना खो गईं कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब उनके बेटे वरुण ने आकर उनकी सारी बातें सुन लीं। जैसे ही वृंदा जी की नज़र पीछे खड़े हुए अपने बेटे पर पड़ी तो उनको सांप सूंघ गया और वह घबरा गईं। लेकिन वरुण ने फिलहाल अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ हैरानी से देखता रहा। बुआ ने बड़ी चालाकी से बात को संभालने के लिए कहा, अरे बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लाते हैं। लेकिन वरुण तो बस अपनी माँ को देखे जा रहा था। उसने अपनी बुआ की बात को नज़रअंदाज करते हुए माँ से कहा कि माँ, डॉक्टर को क्या दिखाना है? आप तो बिल्कुल अच्छी भली हो। इतना बड़ा धोखा, वह भी अपने बेटे के साथ। अगर तनुजा से इतनी ही नफरत थी तो मेरी शादी उससे क्यों की? कम से कम उसकी ज़िंदगी तो ना बर्बाद होती। अभी तो वह बेचारी हमारे घर में ठीक से आई भी नहीं और मेरी सगी माँ ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगी। क्या तुम सचमुच मेरी माँ ही हो? पहले तो वृंदा जी से कुछ बोलते ना बना, फिर खुद को संभालते हुए गुस्से से बोली, तो और मैं क्या करती? शादी से पहले अगर मैं उसके पैरों की उंगलियां देख लेती तो कभी तेरी शादी उससे ना करती। उसने बड़ी चालाकी से अपनी कमी छुपाने के लिए सर्दी का बहाना करके पैरों में जुराबें पहनी हुई थीं। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से अपना बेटा नहीं छीनने दूंगी। तुझे नहीं पता बेटा कि उसके पैरों की उंगलियां उसके अंगूठे से लंबी हैं, इसलिए वो तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वरुण हक्का बक्का ही रह गया। उसको अपनी माँ की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मी, आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है? आप खुद इन अंधविश्वासों में अंधी होकर
अपने ही बेटे का घर बसने से पहले ही उजाड़ रही हो और लांछन अपनी उस बेचारी बहू पर लगा रही हो। बेटे की बात सुनकर वृंदा जी रोते हुए अपनी ननद से बोली, देख लो जीजी, उस मनहूस का असर दिखना शुरू भी हो गया है। आज माँ बेटे को लड़वा ही दिया। लेकिन वरुण, तू भी कान खोलकर सुन ले, अभी घर पहुँचते ही सबसे पहले जाकर उस मनहूस को अपने घर से निकालूंगी। तब वरुण भी गुस्से से बोला कि ठीक है, लेकिन यह याद रखना कि बहू के साथ तुम्हारा बेटा भी घर छोड़कर जाएगा। मम्मी, आपने बहू के पैर की उंगलियों की बनावट देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले समय में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका नहीं रहेगा। और हाँ मम्मी, एक बात बताओ, आपके पैरों की उंगलियां तो ठीक है ना? फिर आप कैसे पापा को डांटकर एक तरफ बिठा देती हो और घर में आज तक हम सब ही आपकी बात सुनते हैं। आपने आज तक घर के किसी काम के लिए पापा की सलाह कभी नहीं ली। वरुण के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर वृंदा जी चुप तो हो गईं, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वृंदा जी मानने को तैयार नहीं थीं कि उनकी बहू अपशकुनी नहीं है। उनकी ननद ने शक और वहम का कीड़ा उनके दिमाग में अच्छी तरह से डाल दिया था और अब उनके घर में आग लगाकर वह चुपचाप वहाँ से खिसक गई। और इधर वृंदा जी अपने इस अंधविश्वास में ही जी रही थीं। वक्त यूं ही पंख लगाकर उड़ता रहा, लेकिन तनुजा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पति का प्यार था, प्यारी सी ननद मीनू का साथ था और पिता समान ससुर जी का आशीर्वाद था। इसीलिए इन सबके रहते वृंदा जी भी अब उसे कुछ नहीं कह सकती थीं। वे सभी इस उम्मीद में हंसी खुशी जी रहे थे कि कभी ना कभी तो वृंदा जी अपने इन अंधविश्वासों को छोड़कर तनुजा को मन से अपनाएंगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंधविश्वासों को लेकर आपकी क्या राय है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल कथाएं और कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।